हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। और आज मेरे साथ हैं मनीष सर। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो आज की क्लास में आज गुरुनीति में हम लोग रे ऑप्टिक्स 2 डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, और जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चंस अपन ने सिलेक्ट किए हैं। और जैसे आपको पता है, हमने फर्स्ट में भी बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस और थ्योरी को बिल्कुल साथ साथ लेते हुए डिस्कस किया था। तो वही तरीका है, वही मोड ऑफ आपका टीचिंग है, लेते हुए हम आगे उसमें बढ़ेंगे। तो सर शुरू करें। हाँ सर, तो हम लोग ने इसमें मेनली जो लेंस है उस पे क्वेश्चंस हैं वो लिए हुए हैं। लेंस जैसे इससे पहले वाले में हमने जो बेसिक आपका रे ऑप्टिक्स है उस पे काम किया था। अब इसमें मेनली है लेंस का पूरा खेल। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 30 cm and 20 cm respectively are placed at a distance 50 cm from each other। तो जो फर्स्ट लेंस है इसकी दर रखी अपने को फोकस लेंथ 30 cm और इस वाले की दर रखी हम लोगों को 20 cm। ठीक है। और आपको मालूम है लेंस की जो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की फोकस लेंथ हुआ करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और दर्पण की एक ही होती है, मिरर की एक हुआ करती है। तो जो भी है वो देखेंगे अपन इसमें क्या होता है। और इन दोनों को 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अपन रखा हुआ है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन करें, ए पैरेलल लाइट बीम ऑफ डायमीटर d इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट लेंस। जो ये इस पे रेस गिर रही हैं, इनका जो डायमीटर, जैसे मान लो ये पूरी एक बीम इस तरह से फोकस हो रही है और इसका डायमीटर अपन ने क्या मान लिया, d मान लिया, दे रखा मान क्या लिया। और फिर ये कह रहा है कि अगर इस प्रकार की कोई समांतर बीम जिसका डायमीटर d है वो फर्स्ट लेंस पे गिर रही है, देन फाइंड डायमीटर ऑफ द बीम कमिंग आउट फ्रॉम द सेकंड लेंस इज। तो दूसरे से जो बीम आउटपुट होगी, निकलने वाली होगी, उसका डायमीटर कितना वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, इसकी फोकस लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब रे यहाँ से जा रही है, देखो इसकी 30 और 20 दोनों के बीच गैप कितना 50 का है। तो रे किस तरह से, ये आफ्टर 30 सेंटीमीटर ये फोकस होगी। मान लो यहाँ देखो आप इस पॉइंट पे, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर और इसका 30 सेंटीमीटर। तो ये रे जो है वो इस तरह से यहाँ पर फोकस होंगे। देखो इसमें ये डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 30 और ये डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर अब देखो, ये जो आपका 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो आपका पॉइंट जहां इसकी इमेज फर्स्ट लेंस की जो इमेज बन रही है वो सेकंड के लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। और वो डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर है, इसलिए रे यहाँ वापस क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगे, ये होगी पैरेलल बीम होगी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मान लीजिएगा डायमीटर ऑफ बीम कमिंग आउट फ्रॉम द सेकंड लेंस कहलाएगा। तो हम लोगों को जस्ट बस यही फाइंड करना है, यानी ये जो डायमीटर आपका यहां से यहां तक का है, ये d डेस, ये आपको फाइंड करना है, जिसमें आपको दे रखा है। तो अगर मान लो, अब देखो जैसे इसको अपन ऐसे मान लेते हो, मिला दें इसको, ये आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, फर्स्ट और ये वाला सेकंड। अब ये ट्रायंगल सर कैसे हैं, ये दोनों सिमिलर, दोनों आपके हो गए सिमिलर। और सिमिलर होने पर, और देखो ये इसका एंगल ये इसके बराबर, सब सेम ही है इसमें, तो इनका रेशियो इसके बराबर आएगा और इनका रेशियो इसके बराबर आएगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी 20 30। तो आराम से अपन ऐसे कर दें कि d डैश बाई d, d डैश बाई d डैश बाई d, d डैश बाई d इज इक्वल टू, यानी d डैश बाई d और ये आपका 20 बाई 30, 20 बाई 30। तो ये देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो d डैश हमारे पास आ जाएगा 2/3 d। तो ये है सेकंड लेंस से निकलने वाले जो बीम है उसका डायमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्यों सर, ये दोबारा? हाँ बिल्कुल। ओके, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट के बाद सेकंड देखो, ये कह रहा है कि टू लेंसेज ऑफ पावर +12 and -2 डायमीटर्स आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। दो लेंस है, दोनों को संपर्क में रखा हुआ है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हमको इनकी जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है वो पूछिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे अपन दो लेंस लेते हैं,
तो दो लेंथ का जो अगर कांटेक्ट में हो तो उनका जो कॉम्बिनेशन की फोकस लेंथ होती है वो अपन जानते हैं, वो होता है 1/f इक्विवेलेंट मान लेता हूं, तो वो है आपका कितना 1/f1 प्लस 1/f2 अगर वो कांटेक्ट में है तब। अब इससे पावर हम लोग लिखते हैं तो पावर तो 1/f ही होता है। बस ध्यान थोड़ा ये रखना होता है कि अगर हम एक तो बात करते हैं मिरर की और दूसरा बात करते हैं अपन लेंस की, तो मिरर में एक्चुअली क्या होता है कि उसकी जो पावर होती है वो इक्वल टू होती है -1/f, और जो लेंस है उसमें पावर कितना है, p इक्वल टू 1/f है। यहां जैसे अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस लेंथ कैसी पॉजिटिव होती है तो पावर भी कैसी पॉजिटिव होती है। यहां हम लोग कन्वर्जिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग पावर को प्लस माइनस अपन समझ लेते हैं। जो कन्वर्ज करता है उसको अपन मानते हैं पॉजिटिव पावर का, और जो डाइवर्ज करता है उसको मानते हैं कैसा, नेगेटिव पावर का मानते हैं। तो यहां जैसे आपको मालूम है कि लेंस में जिसकी फोकस लेंथ आपकी पॉजिटिव है उसकी पावर भी कैसी पॉजिटिव है, पर इस वाले में अलग होता है, मिरर में आपका अलग होता है, जिसमें f जिसका प्लस होता है उसकी पावर कैसे आपकी नेगेटिव होती है। तो जैसे यहाँ कॉन्वेक्स की प्लस प्लस, कॉनकेव की माइनस माइनस, इसमें कॉन्वेक्स की f जैसे अपन देखें तो कॉन्वेक्स लेंस जो आपका कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका तो ये होता है, और इसकी f कैसी है, देखो f तो इसकी प्लस की है पर इसकी पावर कैसी है, लाइट को डाइवर्स करता है, तो इसकी डाइवर्स प्रॉपर्टी कारण इसके f तो प्लस है पर इसकी पावर कैसी आपकी नेगेटिव होती है। तो ये आपको पहले बहुत ठीक से ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कई बातें और आपको सिखाता हूँ जिससे कि आप कई और क्वेश्चन से इसका फायदा उठा पाए। तो देखो मिरर में ये p हमने कहा -1/f है। अब जैसे मिरर में एक बात और जोड़ दो मैं कि जैसे अपन लिखिए -1/f होता है एक्चुअली r/2, और r यहाँ पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। जबकि लेंस जो होता है उसमें p = 1/f अपन लिखते हैं, तो ये होता है आपका कितना μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जिसको हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। सही बोल रहा हूं सर? तो p = 1/f = μ-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां आप कई बार ऐसे क्वेश्चन देखते हो कि एक दर्पण को हमने पानी में डुबो दिया या किसी ऑयल में ट्रांसपेरेंट मीडियम में डुबो दिया, तो उसकी फोकस लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या लेंस को अपन किसी मीडियम में ट्रांसपेरेंट मीडियम में उसको अपन इमर्ज कर दिया, तो वहां आपसे पूछता कि उसकी फोकस लेंथ है वो आपकी बदलती है या नहीं बदलती है। तो बिल्कुल पहले से फिक्स कर दो आप कि मिरर की फोकस लेंथ है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रही है, लेंस की डिपेंड कर रही है, जो कि प्लस से माइनस या माइनस से प्लस सब कुछ पॉसिबल है, इन्फिनिटी पॉसिबल है। तो वो सब उनके जो सराउंडिंग मीडियम है उसके आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। तो ये इस तरह से आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो जो भी है, अब देखो अगर हमको यहाँ ट्रीट करना हो लेंस के लिए, तो लेंस की तो पावर कितनी होगी, p होगी, क्योंकि वहां तो प्लस का प्लस ही होता है। तो p इक्विवेलेंट इक्वल टू अपन कर सकते हैं p1 प्लस p2। यदि आपको करना हो मैग्निफिकेशन ग्रुप ऑफ लेंसेज के लिए, तो वहां उसका जो मैग्निफिकेशन होता है टोटल जो होता है वो आपका है m1 इंटू m2। ये 2 के लिए है, 3 है तो आप उनको 3 भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप इनको यूज करेंगे। अब यदि मान लो हमारे पास 2 ही लेंस है तो इसमें आपको f निकालनी हो, तो देखो f में अब इसमें यदि लफड़ा नहीं है, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो जैसे हमारे पास 2 थे ना, उसका एलसीएम कितना f1 f2 आया, उल्टा करेंगे इसमें, तो हमारे पास f जो इक्विवेलेंट आ जाएगी वो है f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। अब इनको साइन के साथ वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। लेंस कौन सा है, दोनों कॉन्वेक्स है, दोनों आपके कॉनकेव हैं, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, जैसा भी है उसकी f को जैसा सिंबल आपका है उसके अकॉर्डिंग आप लेते हुए सॉल्व करेंगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई बड़ा खेल है नहीं, यदि आपके पास पहले से पावर पड़ी है तो बिना पेन इसका आंसर आप देख सकते हो। देखो यहाँ 2 पावर 2 अपने पास लेंस है, प्लस 12 माइनस का 12, तो मैंने कहा पावर नेट कितनी p1 प्लस p2 है, तो p1 प्लस p2 कितना, प्लस का 10 आ गया। अब अगर हमारे पास इसकी पावर प्लस 10 आ गई, यानी p को हमने लिखा p इक्विवेलेंट जो कि है p1 प्लस p2, तो प्लस का 10 माइनस का 2 हम लिखें तो प्लस का 10 डायोप्टर आ गया, 12 सॉरी। तो ये 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10 डायोप्टर आ गया। अब देखो जो पावर मैंने कहा था वो कितना 1/f होता है,
यदि आपको f निकालनी है तो कितनी 1/p हो जाएगी, पर डायोप्टर में है तो ये आपकी SI सिस्टम में आएगी, तो मैं इसको लिखूं 1/10। तो f किस में, ये f आ गई मीटर में आ गई, बदलना सेंटीमीटर में, ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में। तो देखो 1/10 मीटर को अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर आ गया ना, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ जो मैं कुछ बात पहले कर रहा था वो अब यहाँ आपकी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें ध्यान देना कि कभी भी दर्पण जो है, मिरर है, उसकी फोकस लेंथ मीडियम से प्रभावित नहीं होगी, लेंस की बिल्कुल प्रभावित होगी, प्रिज्म की प्रभावित हो जाएगी, जिसका म्यू पे डिपेंड करेगा ना वो हो जाएगा। और पावर वैसे कुछ है नहीं, पावर सिर्फ ये लाइट को बेंड करने की जो नेचर है वो पावर होती है। जो डिवाइस, जो अपैरेटस जितना ज्यादा लाइट्स को मोड़ता है उतनी उसकी पावर ज्यादा होती है। तो देखें, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ f, बाइकॉन्वेक्स लेंस जिसकी दोनों सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स है, और उसकी फोकस लेंथ है f, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस इज r, is made of a material of refractive index n1. This lens is placed in a liquid of refractive index n2. Now this lens will behave like, ये किस तरह से बिहेव करेगा? तो देखो इसकी बात पूरी आपको हम समझा देते हैं। जैसे अभी अपन ने लिखा था लेंस की जो पावर p है उसको अपन लिखे 1/f, हमेशा पावर के रूप में याद रखो ताकि सारे समझ आए। तो ये आपका है म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई ये r1 माइनस का 1 बाई r2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें जो म्यू होता है ये एक्चुअली लेंस का उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में है। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये एक्चुअली है क्या, जैसे म्यू को अपन देखें तो म्यू है क्या, म्यू यहाँ पे है म्यू लेंस मीडियम, यानी इसको अपन कहते हैं म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम, लेंस का मीडियम के रेस्पेक्ट में। अब अगर मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे देखो, तो म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस का 1 बाई r2। तो अगर म्यू लेंस अपने मीडियम से ज्यादा का है तो ये प्लस का आएगा, प्लस का मतलब जिसकी p है वो प्लस की प्लस ही रह जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। परंतु अगर म्यू एल का वैल्यू म्यू एम से मान लीजिए कम हो गया तो ये तो आपका 1 से कम हो गया, 1 से कम होने माइनस उससे बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो जो लेंस पहले फोकस लेंथ पॉजिटिव का था वो अब नेगेटिव हो गया, जिसकी पावर पहले प्लस की थी वो माइनस की हो गई। अब जिसकी पावर प्लस की थी वो क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस था, तो नेगेटिव होने पे कैसा कौन की बन गया ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, लेंस की नेचर आपकी बदल रही है, तो ऐसा भी संभव हो सकता है। और अब मेन ये है कि जैसे मान लो ये लेंस है और इस लेंस का जो मटेरियल है मान लीजिए इसका म्यू आपको दे रखा है 1.5 है, इसका म्यू हम मान लेते हैं ऐसे, ये म्यू है मान लीजिएगा 1.5। अब जो सराउंडिंग है जिसमें इसको ऊपर रखे हुए हैं, मान लो सराउंडिंग में इससे मैं कहता हूं म्यू आपका मीडियम, म्यू मीडियम मैंने ऐसे ले लिया, मान लो एक तो मैं कहता हूं कि आपका 1.5 ही है, एक मान लो कहता हूं 1.3 है, एक मान लो 1.7 है, ऐसे मैं ले लिया। अगर मैं इसको म्यू 1.5 में अपने बराबर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इसको मैं इमर्ज कर देता हूं, तो जैसे इसको अपन इमेज करेंगे तो दोनों बराबर हो गए, 1 - 1 कितना होगा 0 हो गया, तो 1/f कितना 0, f कितना हो गया, तो पावर तो 0 हो गई। ध्यान दो तो p पावर 0 हो चुका है, पर f तो उसका उल्टा ना, तो 1/f 0 था तो f कितना 1/0 यानी इन्फिनिटी हो गया। अगर इसकी फोकस लेंथ इन्फिनिटी हो गई तो सामान्य एक पट्टी के रूप में, प्लेट के रूप में, ट्रांसपेरेंट प्लेट के रूप में काम करेगा, ये कन्वर्स डाइवर्ज नहीं करेगा। इसकी पावर कितनी हो गई 0 हो चुकी है। अगर हम इसको 1.3 में लेंगे तो म्यू एम आपका 1 से कम है, ये आपका उससे बड़ा वैल्यू है, ये प्लस का आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो ये आपकी पॉजिटिव नेगेटिव की नेगेटिव आएगी। तो ऐसे में लेंस की नेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेंस कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव तो कॉनकेव ही रहेगा। परंतु किसी लेंस को अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेरेबल आप ज्यादा के म्यू में इमर्ज कर देंगे तो फिर उसकी जो पावर है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस आ जाएगी और फिर लेंस की नेचर आपकी बदल जाएगी। बात क्लियर? तो ये इससे इस तरह से प्रभावित होगा। तो मेरे हिसाब से अब उसमें सर बताएं, देखिए क्या इसमें आपका आंसर आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि उभयोत्तल लेंस फोकस दूरी f है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r है, n1 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से मिलकर बना है। यानी लेंस का जो
अपवर्तनांक है वो n1 है और जिस द्रव में रखा गया है उसका अपवर्तनांक n2 है। यह लेंस व्यवहार करेगा उत्तल या अवतल लेंस की तरह जो केवल r पर निर्भर करेगा, केवल r पे नहीं, n1 n2 पर निर्भर करेगा, केवल r पे नहीं। फिर लिखा है उत्तल लेंस n1 n2 पर निर्भर करेगा, n1 n2 पर तो निर्भर करता ही है, उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि n1 और n2 में ग्रेटर कौन सा है। अगर पहले ये उत्तल लेंस है और इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कि सर ने बताया अगर ज़्यादा है तो फिर कोई बात नहीं है, उत्तल लेंस जैसा बिहेव करेगा, यानी कन्वर्जिंग लेंस जैसा और डाइवर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करेगा। अगर उल्टा हो गया यानी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तब नेचर बदलता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, एक उत्तल लेंस n1 तथा n2 पर निर्भर करेगा, ये तो सही है, ठीक लग रहा है। फिर यहाँ लिखा है एक अवतल लेंस होगा n1 तथा n2 पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर करना चाहिए ना, तो ये गलत है। फिर इसमें लिखा है एक अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ r n1 n2, मतलब r n1 n2 पे डिपेंड ही नहीं करता, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड, बिल्कुल। तो देखिए सर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इसमें लिखा है स्क्वायर कार्ड ऑफ साइड लेंथ 1 मिलीमीटर इज बीइंग सीन थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस of focal length 10 cm. The card is placed at a distance of 9 cm from the lens. The apparent area of the card through the lens is, मतलब ऐसा है कि एक वर्गाकार इकाई का मान लो कोई प्लेट रखा है, उसकी भुजा दी हुई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस पे रखा गया है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि फोकल लेंथ से पास रखा हुआ है। अगर फोकल लेंथ से पास रखा है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। अब हमें यह बताना है लेंस द्वारा कार्ड का निर्मित आभासी क्षेत्र। अगर भुजा पता है तो पहले हम लोग याद कर लेते हैं इमेज की भुजा क्या होगी, उसके बाद क्योंकि वर्गाकार है स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो अब देखो बच्चों, फोकल लेंथ यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, U का मान क्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे ना, -9 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा, मैग्नीफाइंग लेंस, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग आवर्धन निकालें तो सूत्र क्या होता है F/F प्लस U, ये U है, F/F प्लस U, म्यू नहीं है U है, ठीक है ना, U, ऐसा कुछ सूत्र होता है। अब अगर आप मान रख दो F का मान 10 है और U का मान -9 है तो ये मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा 10, आवर्धन आ गया 10, इसका मतलब अगर 1 मिलीमीटर भुजा थी तो इसका 10 गुना यानी 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी वर्गाकार जो इमेज बनेगी, उसके लिए ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। बिल्कुल, बढ़े आगे। बिल्कुल सर। देखिए सर क्या कर रहा है, सुनिए। इसमें लिखा है an achromatic combination of lens is formed by joining, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अवर्णक संयोजन, इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग लेंस की बात करते हैं, ये एक लेंस है, मान लें कन्वर्जिंग लेंस, अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होता है। अगर एक वाइट बीम इस पे इंसिडेंट करवाए तो वायलेट कलर जो है वो पहले कन्वर्ज होगा, रेड कलर दूर कन्वर्ज होगा। तो अगर हम लोग इसको वायलेट मान लें, इसको रेड कलर मान लें, तो फोकल लेंथ ये वायलेट कलर के लिए होगा, यहाँ पर ये रेड कलर के लिए होगा। अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होता है और इस फेनोमेना को हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन बोलते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही? हाँ बिल्कुल, ठीक है बच्चों, तो ये क्रोमेटिक एबरेशन है। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिसको एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पर देखो एक लेंस है कन्वर्जिंग लेंस,
इसी तरीके से अगर एक डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो डाइवर्जिंग लेंस में देखो एक रे ऐसे आ रहा है, अलग अलग कोण पर जाएंगे तो फोकल लेंथ भी अलग अलग हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन कर दें, दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा रखें कि ये जो कलर था देखो वायलेट कलर पहले कन्वर्ज हो गया था, और अगर उसमें हम लोग ये अवतल लेंस कहलाता है, कन्वर्ज, इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं, दोनों को अगर मिला दें तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसमें हर एक कलर के लिए फोकल लेंथ सेम होगा। ठीक है, तो पहले तो ये आपको समझना है कि दो अलग अलग लेंस लेते हैं। अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए दो कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉनकेव लेंस, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर कैसा होता है, क्या कंडीशन है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इतना तो आइडिया लग गया ना कि एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स लेंस लेने से हमें एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, यानी आंसर तो आप कर सकते हो आसानी से। थर्ड क्या रिलेशन है, बाकी चीजें थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना, हम लोग मान लें दो लेंस हैं, तो एक लेंस के लिए फोकल लेंथ f1 मान लें, दूसरे लेंथ के लिए फोकल लेंथ f2। अगर दोनों को कांटेक्ट में रखें तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, दो लेंस के लिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें। पहले तो एक टर्म मैं कह रहा हूँ, देखो 1/f जो लेंस मेकर्स फार्मूला होता है, इसको ऐसे लिखते हैं म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें ये टर्म तो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग होगा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी बदल जाएगा। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें क्या बन जाएगा, 1/f का माइनस 1/f स्क्वायर और df होगा, यहाँ पर d म्यू और ये टर्म आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, दो समीकरण आ गए। अगर दोनों को डिवाइड कर दें, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, तो df एक तो टर्म आएगा, df f स्क्वायर है तो एक f नीचे आ जाएगा, कट जाएगा ना एक f। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, d म्यू बटा म्यू माइनस 1, ये म्यू माइनस 1 लिखा है, म्यू माइनस 1 ऐसा कुछ आ गया। तो डी म्यू बाई म्यू माइनस 1 को हम लोग डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं किसी भी लेंस के लिए, किसी भी प्रिज्म के लिए। ये जैसे रेड कलर है, रेड कलर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वायलेट कलर है उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओमेगा को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1 ऐसा। तो इस तरह का है, ये ओमेगा डिस्पर्सिव पावर है। यहाँ पर df, ये जो माइनस df है, इसको हम लोग ओमेगा इंटू एफ लिख सकते हैं। ये एक सूत्र आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएट किया था वैसे ही डिफरेंशिएट करके यहाँ पर एक रिजल्ट आएगा। देखो क्या लिखेंगे, माइनस df1 बटा f1 स्क्वायर माइनस df2 ओवर f2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस d कैपिटल F ओवर f स्क्वायर। अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब ये df 0 होना चाहिए, हर एक कलर के लिए जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो सेम होना चाहिए, यही है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो df को यहाँ पर 0 लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, देखो ये जो df1 है ना, माइनस df1 को ओमेगा f लिख सकते हैं क्या, ओमेगा f लिखते हैं। कलर ब्लैक करो सर, देखो बच्चों अब यहाँ पर ये माइनस है तो ओमेगा 1 f1 और नीचे f1 का स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा 2 f2 डिवाइडेड बाय f2 स्क्वायर, ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा। f1 f2 को काट दें, हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा ओमेगा 1 बाय f1 प्लस
ओमेगा 2 बाई F2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का। अब ध्यान देना, दो अलग अलग लेंस है, ओमेगा या प्रिज्म हो, कुछ भी हो सकता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये डिस्पर्सिव पावर है, जिस ग्लास से इंस्ट्रूमेंट बना है उसकी प्रॉपर्टी है जो हमेशा पॉजिटिव होती है। ओमेगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, ये दोनों पॉजिटिव है। यानी F1 और F2 में से किसी एक को पॉजिटिव किसी दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये 0 हो पाएगा। इसको मैं और लिखता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ओमेगा 1 बाई F1, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस ओमेगा 2 बाई F2। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ गया ना, अब आप अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ओमेगा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 और F2 का नेचर अपोजिट होगा। अगर एक लेंस हम लोग कॉन्केव यूज करें तो दूसरा कॉन्वेक्स यूज करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो था, एक लिखा था एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स, वही होगा। ये तो पहले क्लियर हो गया। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से हमें एक और रिलेशन मिलता है। देखो, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल्स टू माइनस F1 बाई F2। ये तो माइनस साइन सिर्फ इस बात को बता रहा है कि कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, जो भी है। F1 और F2 का जो रेशियो है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, जिस लेंस का डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है उस लेंस का फोकल लेंथ भी ज्यादा होना चाहिए। तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये कि लेंस का नेचर अपोजिट होगा, एक कॉन्केव लेंस दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जिस लेंस के लिए डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है उस लेंस के फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तभी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो पाएगा। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाँ, यही क्वेश्चन था जो जिसका हमने ऑप्शन नंबर, इसको मिटा देते ना। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 तो पहले ही बता दिया था। अब आपको अच्छे से समझ में आया? हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से बता दिया हम लोगों ने। बस ये थोड़ा सा एक आउटर लेंस ये आपका है प्लेन मिरर। हाँ, ये मिस्टेक है। समतल, यहाँ इसके अनुसार तो दोनों ही रहते हैं आप आंसर हिंदी मीडियम के अनुसार। तो ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन आपका है, समतल दर्पण हो जाएगा तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़े आगे। हाँ, तो ये भी आप देख लें क्योंकि उसी से रिलेटेड है, बताते हैं आप। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर रेड एंड ब्लू लाइट्स आर 100 सेंटीमीटर एंड 96.8 सेंटीमीटर। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग फोकल लेंथ दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल, हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं बच्चों। देखो 1/f ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर लेंस फिक्स्ड है तो ये टर्म बदलेगा नहीं, अलग अलग कलर के लिए f जो है वो म्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जब हम लोग बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर की, तो डिस्पर्सिव पावर ये होता है म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू y, और म्यू y को म्यू v और म्यू r का एवरेज ले सकते हैं हम लोग, माइनस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर म्यू y लिखते हैं येलो कलर के लिए, ऑलमोस्ट जो मीन यहाँ पर डेविएशन होगा उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। म्यू v माइनस 1 फिर माइनस म्यू r माइनस 1। यहाँ पर जो ये टर्म है ना, हाफ को अगर कॉमन ले लें तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, म्यू v माइनस 1 फिर प्लस म्यू r माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक टर्म तो म्यू v प्लस म्यू r/2 आ जाएगा, दूसरा टर्म माइनस हाफ यानी माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से लिख दिया। अब ये वाला जो टर्म है 1/f के प्रोपोर्शनल होता है। आप अगर वैल्यूज को लिखोगे या 1/r, तो ये ऐसे बन गया क्या? हाँ, f v माइनस f r, 1 उल्टा आ जाएगा, 1/f v लिख देंगे, 1/f 1/f उल्टा हो गया मतलब। हाँ सर, 1/f v लिख देते हैं। यहाँ पर 1/f v और यहाँ पर 1/f r,
फिर ये हाफ हो जाएगा 1/FV प्लस 1/FR। अब वैल्यू दिया है, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर सॉल्व करने के बाद ऐसा आ जाएगा। कैलकुलेशन है, बाकी बहुत ज़्यादा लेंदी आपको लगेगा नहीं, क्योंकि एक तो 100 है। इसका जैसे मुझे एक याद आ रहा है फॉर्मूला, जैसे अपन इसकी जो डिस्पर्सिव पावर कहते हैं FV और FR में से इसमें देखें तो हमारे पास बस दो हैं, एक तो है रेड की, एक है ब्लू की। तो इसको अपन लिखें FR माइनस F ब्लू अपॉन F जो येलो -1, ऐसा कुछ होता है क्या? जो एवरेज इसकी पावर होती है फोकस लेंथ, और जो F जो एवरेज होता है शायद रूट ऑफ FR इंटू F ब्लू। तो हमारे पास जैसे ये दो फोकस लेंथ अपने पास अवेलेबल है, इससे अपन निकाल लें एवरेज कलर की, तो ये एवरेज आ जाएगा। और ये दोनों पड़े हमारे पास, इसमें डिफरेंस करके अपन इसमें डिफरेंस करके भाग दें तो शायद अपना आंसर आ सकता है। तो देख लें, जैसा भी दोनों में से ट्राई कर लेंगे आप, तो आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें तो डायरेक्ट आपको पुट करना है, कैलकुलेशन है, बाकी तो हाँ जो भी है इससे भी देख लें आप, यहाँ पर भी है, ये पर भी है, इसमें भी। ये बच्चे से अपने जो बुक्स में ये फॉर्म शायद मुझे याद आ रहा है, ऐसे काफी दिन पहले देखा था एक बार, तो देख लें आप, दोनों से आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बढ़ेगा सर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज द रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो। तो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी एक सरफेस कैसी है, समतल है, और उसका डायरेक्टर है अपने को r कितना 20 सेंटीमीटर, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। बिल्कुल ठीक है कि कांच से बना हुआ है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है वो अपने को पूछी जा रही। तो देखो इसमें आपको थोड़ा सा सिखा दें, अभी जो हम बार बार लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 1/f जो होता है वो है कितना, देखो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा होता है। तो अगर हम लोग लेंस यूज करें बाई भी कौन से, दो तरह के, एक तो मान लीजिए अपन लेते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, एक अपन ले बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव या कॉन्वेक्स से मतलब है दोनों सरफेस आपकी कैसी है, सेम नेचर की है, या तो कॉन्वेक्स है, कौन सी आपकी कॉनकेव है, और सेम रेडियस की है, मान लो सेम, मैं मान रहा हूं सेम रेडियस की, मोस्टली कुछ उसी पे टिक रहते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बाई कॉन्वेक्स लेंगे तो इसके दोनों सरफेस से इस तरह से व्यू आएगा लेंस, और ये सरफेस इस तरह का आपका लेंस आ जाएगा। और मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसकी, जैसे इसकी आपकी वैसे अपन लेंगे तो राइट लाइट को मान लो मैं यहां से करता हूं इंसिडेंट, तो r1 आपका प्लस हो गया, r2 माइनस का हो गया। इस वाले में लाइट मान लो यहां पर करते हैं इंसिडेंट, तो इसकी r1 आपके नेगेटिव, r2 प्लस की वैल्यू पुट करके आप इसका जो फॉर्मूला बनाओगे, तो मैं इसका कंबाइंड रूप में आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। जैसे हमारे पास है ये 1/f। अच्छा चलो इसमें एक काम और सिखाता हूं। आपने इसकी 1/f मान लो निकाल ली, तो अगर आप इसकी 1/f निकालोगे ना, तो 1/f ही तो पावर होती है, और ये जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो मिलेगा, देखो मैं इसको कंबाइंड लिख रहा हूं, तो प्लस माइनस देखो 2 इंटू म्यू माइनस 1/r, ये आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ध्यान ही देना है कि जैसे अपन जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर और फोकस लेंथ कैसे प्लस की होती है, और जो कॉनकेव होता है उसकी पावर और फोकस लेंथ कैसे आपकी नेगेटिव होती है। तो आप अगर इसमें यूज करते हो बाई कॉन्वेक्स, तो उसका 1/f या उसकी जो पावर है कितनी है, प्लस की 2 म्यू माइनस 1/r है, और आप यूज करते हो बाई कॉनकेव, तो उसमें कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का 2 म्यू माइनस 1/r आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन के बाद आती है। अब सुनो कि जैसे
अगर मैं इसको दो पार्ट्स में कर दूं डिवाइड, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो जैसे इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते ही इस दो को आप हटा देना। अगर कंप्लीट है, बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्केव है, तो दो इसके साथ रहेगा। यानी कुल मिलाकर के कहना मैं चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला है उसको याद रखना चाहिए, और उसके बाद ये किस तरह से काम आता है वो उसको ढंग से आप खुद पे अप्लाई करोगे तो फिर ज्यादा आपका अच्छा रहेगा। तो अगर ये पूरा काम कंप्लीट आपका बाई कॉन्केव बाई कॉन्वेक्स है तो बस कॉन्वेक्स है तो प्लस का 2 आएगा, ये है तो आपका माइनस का आ जाएगा। यदि इसके दो पार्ट अपन कर देंगे तो दो पार्ट जैसे अपन करेंगे तो फोकस लेंथ तो क्या होती है, बढ़ जाती है, और पावर आपकी घट जाती है। और उसमें तो पावर कम करने के लिए 2 हटा दिया, और ये 1/f है, 1/f। चलो इसमें काम और देखें। अगर ये लेंस आपके कांच से बने, यदि लेंस मान लीजिए ग्लास से बने, तो कांच से अगर बने होंगे तो उसका म्यू कितना हो जाएगा 1.5। ये तो आपके स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर 1.5 इसका म्यू है तो आप इसको लिखे देखो 1.5 माइनस का 1 तो 0.5 इंटू 2 तो क्या आ गया, 1 आ गया, 1/r आ गया। कितना आ गया देखो 1/r आ गया। तो अगर कांच से बना है तो उस केस में 1/f इज इक्वल टू देखो p, और बराबर करता हूं मैं इसको प्लस माइनस, और कितना ओनली 1/r है, 1/r आ गया कांच से बने होने पर। अब वापस देखो, अगर ये कंप्लीट है उसको अपन काटते हैं, कंप्लीट है और काटते हैं, तो काटने पे क्या होगा, फोकस लेंथ हमेशा बढ़ेगी, पावर हमेशा कम हो जाएगी। आपने उसके दो पार्ट करे तो पावर उसकी हो जाएगी हाफ, फोकस लेंथ हो जाएगी आपकी डबल। और इसको देखो, अगर मैं इसमें से f निकालता हूं तो इस वाले में f तो कितनी है, इस वाले में f आपकी है प्लस माइनस r, तो है प्लस माइनस r है। अब सिंपल याद होना ये तो कितना बेहतर होता है कि अगर कोई आपके पास बाई कॉनकेव बाई कॉन्वेक्स आपके पास को लेंस है, उसकी तरह रखिए, रेडियस और कर्वेचर दोनों सेम रेडियस की हैं और कांच से बना हुआ है, तो तुरंत मालूम होता है, बिना किसी पेन के ही मालूम होता है कि उसकी फोकस लेंथ तो हमेशा उसकी रेडियस और कर्वेचर के बराबर ही होती है। तो मेरे हिसाब से उस किस्म कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। यदि इतनी सारी बात अपन ढंग से समझ लेते ना तो मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं। देखो अब ध्यान दो, जैसे इसको अपन ये देखें कि एक समतलोतल मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसके उत्तल पृष्ठ की वक्रता रेडियस ऑफ रखिए 20 सेंटीमीटर को बना किससे, कांच से। तो कांच से बना है तो जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इसका आंसर है 20 सेंटीमीटर है। और इसको आधा अपन काट देंगे तो 40 सेंटीमीटर जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, और पावर उसकी हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर इसका कौन सा जाएगा, थर्ड 20 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, नहीं आधा नहीं, आधा थोड़ी कराया, आधा काट रहे हैं ना, नहीं काट नहीं सिंपल है वो, तो आपका सिंपल वो दे रखा है ओरिजिनल, तो इसकी 20 है तो 20 ही इसका आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही फोकस लेंथ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है सर, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। अच्छा प्लेनो है क्या, ओहो बिल्कुल सर। यानी मैं तो उसकी पूरी थ्योरी आप बता रहा था, तो उसमें बाई कॉन्वेक्स के रूप में तो आपका आ गया, और इसको पहले से काटा हुआ है, पहले से ही इसको कैसे कर रखा है। देखो आप इसका जो लेंस ऑब्टेन करेंगे तो देखो ये है, या तो ये वाला मिलेगा अपने को या फिर ये मिलेगा, कैसा भी उसकी आगे पीछे ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। इसकी सेम जो नेचर आप दे रखी है, ये भी आपका कौन सा प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी आप कौन सा प्लेनो कॉन्वेक्स है, और इसकी फोकस लेंथ कितनी है उस वाले की जस्ट डबल है। तो आंसर कितना आएगा, यानी इसको काटने पर आप इसको ऐसे कर देंगे f ± 2r, और जैसे है खुद उसमें जाएगा, तो इसका आंसर बिल्कुल फोर्थ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है सर, पढ़े। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, देखो भाई इसमें लिखा है पावर ऑफ एन एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस ऑफ टू लेंसेज इज +2 डायोप्टर। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज +5 डायोप्टर। रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। देखो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले तो ये एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस है, यानी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है। दो लेंस लेंगे, एक कॉन्केव लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस, अभी हमने डिस्कस किया था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये कन्वर्जेंट लेंस जैसा बिहेव करेगा, अगर फोकल लेंथ ओवरऑल नेगेटिव आ गया तो डाइवर्जेंट लेंस जैसा बिहेव करेगा। हम लोग यहाँ पर पहले बात करते हैं लेंस के पावर की। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P1 + P2। अब देखो क्या लिखा है, दो लेंस है, इनका कॉम्बिनेशन 2D दिया हुआ है प्लस का,
एक लेंस के लिए जो पावर है कॉन्वेक्स लेंस का +5, तो दूसरे पावर में मिल जाएगी ना -3 माइनस का 3D, यानी दूसरा लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। अब हमें क्या बताना है, दोनों लेंस के डिस्पर्सिव पावर का रेशियो। एक फॉर्मूला देखो बच्चों हम लोगों ने डिराइव किया था, यहाँ लिखते हैं ω1/f1 प्लस ω2/f2 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि एक ही लेंस है, एक ही मटेरियल का, पावर ऑफ एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस ऑफ टू लेंसेज ये दिया हुआ है, यानी जैसे अच्छा हमें डिस्पर्सिव पावर ω1 और ω2 इसका रेशियो आपको निकालना, तभी सर आपने जो बताया था ω1/ω2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f1/f2। P2/P1 तो इसको अपन P2/P1 कर सकते हैं, बिल्कुल। ये सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। माइनस का हो जाएगा आपका ये P2/P1, तो इसको अपन क्या लिख देंगे माइनस, ये हमारे पास है P2 कितना है माइनस का 3D, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और P1 कितना है 5, तो 3/5। आंसर इसका हो गया सेकंड। ये बढ़े आगे। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन देखें आप, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, ये आपका है इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब हो गया जो अपन कह रहे थे बाई कॉन्वेक्स, है ना। बाई कॉन्वेक्स का मतलब और इक्वी का सेम होता है, समतल है ये समतलोतल नहीं है। समतल मतलब दोनों सरफेस आपकी सेम नेचर की है। तो ये कह रहा है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 0.1 मीटर इज कट अलोंग ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ न्यू लेंसेज, अब जो नए बनेंगे तो उनको सेम ही आएगी, दोनों का सेम आएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन पहले इसकी r तो 2r हो जाएंगे। तो अगर ये पूछता है कि पहले वाले की और बाद में जो एक पीस बनता है उसकी, तो अपन कहते हैं बाद वाले की डबल हो जाती है, पहले वाले की अगर f होती तो 2f हो जाती है। पर यहाँ तो दोनों का ही पूछा, तो इसका मतलब रेशियो आपका 1:1, जिसे अपन डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखो, व्हेन ए बाइकॉन्वेक्स लेंस of glass having a refractive index 1.47 is dipped in a liquid, it acts as a plain sheet of glass। ये कह रहा है कि एक plain sheet के रूप में बिहेव कर रहा है। ये अपनी बात अभी क्लियर करी थी दोबारा। This implies that the liquid must have refractive index। इसका मतलब यदि जो refractive index लेंस का है अगर उतना ही सराउंडिंग मीडियम का होगा, तो वो जो आपका लेंस है वो क्या करेगा, एक सिंपल ग्लास प्लेट की तरह से बिहेव करेगा। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, जस्ट उसके बराबर हो गया। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमसे कह रहा है a convex lens of focal length f produces an image 1/n times than that of the size of object, the distance of the object from the lens is। तो ये आपका लेंस है कॉन्वेक्स। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 1/n गुना प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की लेंस से दूरी कितनी होगी। तो जैसे मान लो ये उत्तल लेंस है ना, फोकस से पास होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं होगा। तो जैसे अगर एक बात हम समझे, देखो मान लो अपने पास ही कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, 1/n था ना, 1/n मिस्टेक कर 1/n। अगर ये कोई लेंस है, यस ये रियलिस्टिक लिखा हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन 1/n आ गया तो 1/n छोटा हो गया, यानी कि तो इसमें फोकस से दूर होगा। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ी सी अपन बच्चों को एक चीज बता देते हैं। मान लो कोई लेंस है ये, और इस लेंस का जैसे ये है मान लो फोकस पॉइंट, और ये मैं मान लेता हूं इसका 2f, और ये मैं लिख रहा हूं इसका मान लो इनफाइनाइट है। और ठीक इस तरह से अगर हम बात करें इसमें, तो दोनों सरफेस अगर सेम ही है तो ये आपका f और ये हो गया इसका पॉइंट 2f। अगर इसी के साथ मैं थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूं, जैसे मान लो ये मैं लेता हूं एक,
ये तो है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसको रखा अपन ने इनफाइनाइट पे, तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहां बनती है? एफ पर। और डायमेंशन यानी बहुत छोटी इमेज बनती है रियल, पर होती कैसी है? बहुत छोटी इमेज बनती है, बहुत छोटी, स्मॉल। जब आप इस ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं इन्फिनिटी और 2f के बीच, तो अगर मैं इसको यहां लेके आता हूं, इसको मैं फिर यहां 2f पे लेके आता हूं, 2f और f इनके बीच में लेके आता हूं, f पिलाता हूं, इसको और पास लेके आता हूं, फिर पास लाते लाते इसको जस्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर के पास ले आता हूं। ठीक यही बात है अगर मैं इस कॉनकेव मिरर के लिए करता हूं। जस्ट इसमें मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये इसका सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन कह रहे हैं, और ये इसका हो गया फोकस पॉइंट, हाफ इसका हो जाएगा, इसको मैं f कह रहा हूं। जस्ट ये 2f पे से बिहेव करेगा और इसको मान लेता हूं मैं इनफाइनाइट। और ये मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहां रखूं, चाहे इसको मैं यहां रखूं या c पे रखूं या f और c के बीच में रखूं, इसको f पे रखूं और फिर इसको पास लेके आता हूं इस तरह से, तो इमेज किस तरह से कहां बनेगी, कैसे बनेगी, वो अगर हम थोड़ा समझ लें तो फिर क्वेश्चंस को समझना थोड़ा सा आसान अपने हो जाता है। तो जैसे जस्ट ये सिमिलर ही काम करते हैं। तो आपने रखा इन्फिनिटी पे, तो इमेज इसकी रे डायग्राम तो बहुत लंबा होता है, उसमें तो हम काम नहीं कर पाएंगे, पर ये मालूम आपको होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ रखा है इसको इन्फिनिटी पे, तो इसकी इमेज कहाँ बननी है? एफ पे बननी है, एफ पर। और कैसी बनती है इमेज? बहुत छोटा और इन्वर्टेड, बहुत छोटा, जरा सा पॉइंट इमेज मान लो आप उसको, पर है रियल में उसकी नेचर अगर अपन बनाएंगे, ऑब्लिक रे लेके अपन उसको फॉर्म करेंगे, तो नेचर बिल्कुल आपको मालूम हो जाती है कि वेल डायमेंशनड होती है, बहुत छोटा इमेज होता है, रियल एंड वास्तविक होता है, और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, छोटा सा इमेज बन जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल बारीक सा। अब मान लो इसको अपन पास लाएंगे, तो अगर मैं इसको इन्फिनिटी और 2f के बीच में यहाँ रखता हूँ, तो इसकी इमेज यहाँ बनती है f पर, पॉइंट इमेज, रियल, बिल्कुल वो सारी प्रॉपर्टी। अब इसको अपन यहाँ से इस तरफ लाएंगे तो इमेज आपकी यहाँ से आगे खिसकना शुरू हो जाएगी, इस वाले में इमेज आपकी यहाँ से बनना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जब आप 2f पे लाते हो तो इसकी इमेज क्या बनेगी? जस्ट इसका जो साइज है ना उसी साइज का, यानी यहाँ सेम साइज की इमेज बन जाएगी। यहाँ वाले में जस्ट आपने c पे रखा तो जस्ट c पे इमेज बन जाएगी, और उसी साइज की जस्ट समान आकार की है, इसका जो मैग्निफिकेशन है -1 हो जाएगा। अब ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ आने पर जो इमेज आपकी f से 2f जा रही है, तो ध्यान दो इन्फिनिटी से 2f मतलब आप बहुत तेज चल रहे हो, इमेज बहुत स्लो चल रही है, और सारी इमेज कैसे बन रही है? जस्ट इन्वर्टेड बन रही है। तो ध्यान दें सारी इमेज कैसी, यहां से यहां तक सारी इमेज कैसी आपकी डायमेंशन है। यहां आते इसका m कितना हो चुका है? -1, तो ये भी आपका -1 हो गया। तो आप इसको ऐसे इमेज को बना सकते हो ना, सारी की सारी इमेज ऐसे बन जाएंगी। अब जैसे आप 2f से क्रॉस करते हुए f की तरफ जाएंगे, इमेज फिर देखो आपकी हो जाएंगी इनलार्ज। अब इमेज आपकी बड़ी बनेंगे ऐसे। यहां पर भी आप इनको बनाओगे तो ये इमेज आपकी इस तरह से बड़ी बनना शुरू हो जाएगी, और जैसे आप f पे आ गए तो आपकी इमेज कहां पहुंच गई? इन्फिनिटी में बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी। वहां इसका मैग्निफिकेशन माइनस में बहुत बड़ा आपका इससे हो जाएगा। ठीक बात यहां पे आपको लग जाएगी। अब देखो इन सारों के लिए अगर आप चेक कर तो m कैसा नेगेटिव है, और जिसका m नेगेटिव होता है रियल ऑब्जेक्ट से अपन ये इमेज बना रहे हैं, तो वहां सबका देखो यहाँ m का वैल्यू 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से बहुत बड़ा। सेम टू सेम आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ सब कैसा 1 से कम है, यहाँ 1 के बराबर हो गया माइनस का, ये सारा 1 से बड़ा हो गया। बिल्कुल सिमिलर सेंस में इसकी इमेज आपकी बन जाती है। तो देखो अब इस वाले में मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा भी है, 1 के बराबर, 1 से बड़ा भी तो है, सारा पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है। पर अगर बात करते हैं अपन जस्ट इसका उल्टा करते हैं, कौन सा? जैसे अभी तक अपने बात करिए सिर्फ कहां तक? f तक। अब जैसे अपन f से यहाँ आगे चलते हैं और यहाँ पर भी इसमें f से आगे चलते हैं, तो f से मान लो मैं यहाँ इस पॉइंट पे हूँ और इसकी अपन इमेज फॉर्म करें, तो मैं कम से कम 2 रे ले लेता। मान लो मैंने यहाँ मान लिया इसको ना, 1 रे चल रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस की चल रही, पैरेलल चल रही है, तो वो तो कैसे f से पास होगी सर, और जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है बिना डेविएशन के यूं निकलेगी। अब जैसे मैंने पढ़ा था कि ये अपने हैं क्या, इनको हम कहते हैं
लेंस के अपवर्तन के बाद प्राप्त होने वाली अपवर्तित यानी रिफ्रैक्टेड रेज। तो जब भी हम किसी इमेज को सेंस करते हैं तो हमेशा खुद को जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती हैं या रिफ्रैक्टेड रे होती हैं उनके सामने अपनी आई को अरेंज कर लेना चाहिए, और जो रे आपकी आई में एंटर कर रही है उनको पीछे बढ़ाने पर, पीछे बैक ट्रेस करने पे जो फर्स्ट आपका बनता है कॉमन पॉइंट वही इमेज की पोजीशन शो होती है। तो इनको जैसे अपन बैक ट्रेस करेंगे, बैक ट्रेस करने पे देखो जहां भी आपस में पहली बार मिलेंगी वो इसकी इमेज बनेगी। और यहाँ देखो अब क्या रियल में कोई रे है क्या, नहीं है। ये कौन सी इमेज आपकी, ये आपकी वर्चुअल इमेज है आभासी, और आभासी हमेशा सीधी होती है। देखो वाउ, ये तो है वाउ, एक अपने पास वर्ड है आभासी। तो आभासी तो क्या होता है, सीधा। वाउ का मतलब उल्टा। वास्तविक इमेज कैसी बनती है, हमेशा उल्टी इमेज बनती है। आभासी इमेज कैसे बनती है, पर ये सब रियल के लिए है। अगर हम किसी वास्तविक वस्तु से इमेज बनाते हैं तो उसमें फिक्स आता है कि वास्तविक से जो आपकी वास्तविक इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनेगी, और आभासी हमेशा कैसे, सीधी बनेगी। तो यहाँ देखो ये जो आपकी इमेज बन रही है, जैसे आप एफ से चलते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, तो अब देखो इमेज जो है ना, जैसे आप पहले इस पॉइंट पे हो तो इमेज यहाँ है। अब जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, मान लो मैं यहाँ से इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आने पे ये तो रे आपकी फिक्स है, पर ये रे देखो ये तो इस तरह जाएगी ना, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज यहाँ आएगी। तो बहुत सलीके से ध्यान दो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ इस तरह से मूव करता है तो इमेज पहले देखो आपके एफ से चलना शुरू होती है, आगे यूं बढ़ेगी। फिर जैसे एफ को क्रॉस करते हुए आगे चलेंगे तो इमेज पहले बहुत यहाँ बनती है, फिर वो आगे आएगी। तो आप उसको साइज आपका लगातार कम होगा। सिमिलरली आप यहाँ चेक करोगे तो ऑब्जेक्ट मान लो पहले आए इनफिनिटी से कहां पर, 2f तक, फिर आप आगे f तक, तो इमेज आपकी पहले तो यहां से यहां आने पर इमेज f से 2f, जैसे इसे क्रॉस करेंगे यहां से तो इमेज बहुत तेज चलेगी। अब कहां चलेगी आपकी, c से इनफिनिटी, फिर f को क्रॉस करेंगे तो f के क्रॉस करने देखो यहां इमेज देखो यूं इस तरह से चल रही थी ना, तो यहां जस्ट यूं आएगी, यहां इमेज यूं चल रही थी तो यहां से यूं आएगी। तो ये इमेज बहुत पहले उसका साइज बड़ा होगा, फिर सारी साइज छोटे होंगे। तो ध्यान दे ले आप इसमें, चाहे इस वाला केस हो चाहे इस वाला केस हो, जो आभासी इमेज बन रही है उन सब का मैग्निफिकेशन या तो एक या एक से बड़ा है, छोटा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो आपकी सारी इमेज बनती है उन सब के लिए m आपका प्लस का आ गया, एक से बड़ा आ गया, पर m जो माइनस का बना ना वो तो एक के बराबर भी है, एक से छोटा भी है और एक से बड़ा भी है। सारे प्रकार की इमेज वहां पर फॉर्म हो रही है। ठीक है सर, तो यहां से एक तो बच्चे हैं वो पता कर सकते हैं कि इमेज आपकी किस तरह से है। तो अब देखो आपका क्वेश्चन था कि 1/n, तो 1/n क्या, छोटा बन रहा है, छोटा बना। तो छोटा तो कहां कौन से बन रहा है, यहां तो पॉसिबल नहीं है, आभासी तो है नहीं, तो उसका m जो आप यहां से उसको ले सकते हैं। तो अब सर आप इसको थोड़ा कर दीजिए, मैं तो थक गया। आप बताएं देखो इसमें क्या करें आगे, क्वेश्चन कौन सा था अपना, ये वाला। हाँ देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूसेस इमेज 1/n times than that of the size of the object. Distance of the object from the lens is, तो हमें u फाइंड करना है। फोकल लेंथ f दिया है और मैग्निफिकेशन 1/n है। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, इमेज छोटा बन रहा है ना, तो रियल इमेज होगा, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग यूज कर ले यहाँ पर, लेंस के लिए f/f प्लस u इक्वल्स टू -1/n। वैल्यूज को पुट करेंगे, f को तो f ही रहने देते हैं और u के बदले u हमें ज्ञात करना है, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, हाँ इससे यू तो निकालना ना अपने को, हाँ यू ही ज्ञात करना बिल्कुल। है। तो ऐसे लिख दें यहाँ पर -f इंटू n इक्वल्स टू f प्लस u, तो ये आ जाएगा -fn और -f इक्वल्स टू u। कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, यहाँ पर माइनस u आएगा। नहीं सही है, तो आप कॉमन लीजिए इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। एक मिनट में देखें, जैसे आपने ये u निकाला तो u माइनस में अपन कॉमन ले लेंगे, तो f आपने कॉमन लिया तो कितना हो गया, m +1 कर दूंगा। हाँ इसका ये नहीं आ रहा है, हैं
हाँ तो ठीक है, ये तो आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यू तो आपको माइनस ही आएगा। इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं क्या, लेंस है ना? हाँ सही, बिल्कुल अपने बच्चों को बता रखा था, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। ये अपन ने बिल्कुल बच्चों को एक्सप्लेन किया था, जैसे अपन ने पढ़ाया था बच्चों को कि जो मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला, लेंस वाला, सब लेंस वाले में एन क्या था, सब बच्चों बता रखा है, बिल्कुल सही है। VUF by U plus F, यस, मैग्निफिकेशन V by U, प्लस में लिखते हैं तो F by F plus U आ गया। अब यहाँ पर 1 by N लिखेंगे, ये नेगेटिव बिल्कुल सही, बिल्कुल नेगेटिव ही आएगा, यू तो नेगेटिव ही आएगा। तो आपको तो ओनली इसकी वैल्यू तो पता करनी थी ना, तो कितना n+1 into f, बिल्कुल आपका सही आंसर है, कहीं सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर थर्ड थर्ड, बिल्कुल। ये आपसे पूछा ना वस्तु की लेंस दूरी मतलब यू, दूरी तो आपकी दूरी तो प्लस आती है ना, तो उसको ओनली उस हिसाब से इसमें माइनस को दूरी के रूप में हटा कर माइनस कॉमन ले लीजिए। यस यस, ओके। हाँ जी, तो इफ aperture of lens is halved, that image will be, तो ये आपसे कह रहा है कि अगर हम किसी लेंस का जो द्वारक होता है, द्वारक, उसको हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं तो प्रतिबिंब हो जाएगा। तो द्वारक को आधा करने पर जो रे ऑफ लाइट इमेज फॉर्मेशन में भाग लेती हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, और ऐसे करने से प्रतिबिंब जो बनता है उसकी तीव्रता घट जाएगी। तो नो इफेक्ट ऑन साइज। हाँ, बस तो इमेज तो वैसे ही बनेगी, इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इमेज का साइज, शेप, जो उसकी हाइट वगैरह सब सेम बन जाएंगी। क्योंकि आपको मालूम है इमेज बनाने के लिए तो 2 रे ऑफ लाइट कम से कम चाहिए, वो तो आप तो उसको हाफ ही तो कर रहे हो, बहुत रे ऑफ लाइट्स वहाँ अवेलेबल है। तो इसमें जस्ट आपका आंसर आएगा कि आकार में कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब आंसर आपका सेकंड ही हो जाएगा। क्यों सर, सही है? हाँ। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो a combination of two thin lenses of the same material with focal length f1 and f2 arranged on a common axis minimize, ये तो आपकी क्रोमेटिक एबरेशन। देखो बच्चों, इसमें इस्तेमाल करते हैं एक फॉर्मूला। अगर 2 लेंसेज हैं और 2 लेंसेज एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हैं, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses of the same material with focal length f1 and f2 arranged on the common axis minimizes chromatic aberration। क्रोमेटिक एबरेशन मिनिमाइज कर दिया तो 0 कर दिया। डिस्टेंस हमें ये d चाहिए, अगर यहाँ पर df 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, ऐसे लिख देते हैं माइनस df by f square equals to minus df1 by f1 square minus df2 by f2 square माइनस d को यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो 2 टर्म है, 1/f1 1/f2, हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। एक बार 1/f1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस df1 by f1 स्क्वायर, और f2 ऐसे ही रहेगा। दूसरी बार हम लोग 1/f2 को डिफरेंशिएट करेंगे, 1/f1 को रहने देंगे, तो ये हो जाएगा df2 डिवाइडेड बाय f1 f2 स्क्वायर। ऐसा कुछ आ गया। ये टर्म तो 0 रहना है, क्योंकि मिनिमाइज करने का मतलब मिनिमम हम लोग क्या लिखेंगे, 0 है क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन 0, ये जो स्फेरिकल एबरेशन सॉरी क्रोमेटिक एबरेशन है वो 0 होना चाहिए, तो df 0 आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग एक नया पेज बनाएंगे सर। देखो बच्चों, इसको 0 कर देंगे, क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा f1 बाय f1, फिर यहाँ पर ओमेगा f2 बाय f2 स्क्वायर है ना, तो एक कट जाएगा, फिर उसके बाद माइनस d, माइनस माइनस प्लस ही लिख देते हैं, अच्छा चलो रहने दो अभी, माइनस d यहाँ पर लिखेंगे, फिर से ओमेगा f1 बाय f1 स्क्वायर f2 प्लस ओमेगा f2 डिवाइडेड बाय f1 f2 स्क्वायर। ऐसा है, ओमेगा सब में कट जाएगा, 0 इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d
और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से 1/f1 f2 प्लस 1/f1 f2। तो इस टर्म को दूसरी तरफ हम लोग ले जाते हैं। देखो ये 2 लिख सकते हैं क्या, 2/f1 f2 इंटू डी, और यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय f1 f2। नीचे का f1 f2 काट देंगे, हमें क्या चाहिए, d का मान चाहिए, तो d को लिखेंगे f1 प्लस f2/2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है बच्चों को ये याद रखना चाहिए, नीट के बच्चों को तो ये याद रखना चाहिए। डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हो। बिल्कुल। तो इसका आंसर आपका हो गया f1 प्लस, एक तरह से एवरेज इसकी फोकस लेंथ हो गई। एवरेज ले लेंगे फोकस लेंथ। बिल्कुल, इस तरह से याद रखना भी। मिटा दे। यस सर। तो ये कैसा है क्वेश्चन है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस फॉर रेड लाइट इज fr, इट्स फोकल लेंथ फॉर द वॉयलेट लाइट इज। तो लाल रंग के लिए एक अभ्योत्तर लेंस की फोकस दूरी fr है, तब बैंगनी रंग के लिए इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो जैसा कि अपन जानते हैं फोकस लेंथ होता है आपका 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो लेंस तो एक ही है, तो उसका स्ट्रक्चर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो, तो ये तो आपका फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। ये तो जो आपने लाइट यूज कर रखी है उसके अलग अलग अगर कलर अपन यूज करेंगे, वेवलेंथ अलग अलग लेंगे या फ्रीक्वेंसी अलग अलग जो होंगी लाइट की, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। पर ये जो म्यू होता है, अपन जानते हैं म्यू जो होता है एक ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो क्या करता है अलग अलग म्यू के लिए अलग अलग फोकस लेंथ है वो प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में देखो आपने पढ़ा था, इसको मैं ऐसे मान लूं कि 1/f, इसको जस्ट प्रोपोर्शनल एज्यूम कर लेता हूं म्यू के, और म्यू हमने पढ़ा था कितना, a प्लस b/λ²। तो अपन तो सीधे इसको माइंडली ऐसे कैप्चर कर लेंगे चीज को कि 1/f इस तरह से आपका रिलेटिव होता है। अब ध्यान दें आप, हमारे पास तो कंडीशन किसकी है, रेड की और बैंगनी के लिए। तो आप सिंपल सी बात है कि f जिसका बड़ा है या जिसका लेमडा बड़ा उसका f भी बड़ा है, और जिसकी लेमडा कम है उसकी f भी कम है, तो कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। तो आप आराम से चेक कर सकते हो इसमें कि बैंगनी की लेमडा कैसी होती है, कम होती है, तो लेमडा कम है तो उसकी फोकस लेंथ भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, लेस देन fr। ये होता है सर, क्यों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये अपने शायद अभी डिस्कस किया था। तो ए थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, जो बात हुई आगे 1.5 से बना, इक्विकॉन्वेक्स है, दोनों सरफेस सेम है, एंड इट्स फोकल लेंथ इज 0.2 मीटर, तो वो फायदा ही नहीं हुआ। if it acts as a concave lens of 0.5 meter focal length when dipped in a liquid, the refractive index of the liquid is। तो अपने को लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पूछा गया है। तो देखें वापस वही कहानी, इसमें जो 1/f आपकी है, 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू जो अभी हम लिख रहे हैं 1/r1 माइनस का 1/r2। तो अगेन देखो आप, ये तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये तो अपने लिए कांस्टेंट है। तो इसको अगर अपन कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं तो ओनली आपके 1/ जो f है उसका वैल्यू कितना है, म्यू माइनस 1 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ओपन कर सकते हैं। और म्यू यहाँ पे है क्या, म्यू आप जानते हैं म्यू है जो लेंस है उसका सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में है, तो म्यू l बाई म्यू मीडियम है, क्यों सर। अब देखो आपको कह रहा है कि जो लेंस है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, तो पहली कंडीशन में उसकी फोकस लेंथ थी 0.2। अब लिक्विड में इसको अपन डुबो देते हैं तो फोकस लेंथ कितनी हो गई आपकी 0.5, और ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए कॉनकेव लेंस। तो अब हमको इसमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। तो देखो इसको अपन यूं कर दें हम कि f डैश अपॉन f बाद वाला इज इक्वल टू, ये हम कर दें इसको, देखो क्या, म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1। तो पहली कंडीशन में तो वो जो आपका लेंस था वो था एयर में था, तो इसको तो अपन म्यू लेंस ही करते हैं, म्यू लेंस
अपॉन म्यू एयर तो 1 होता है, माइनस का कितना 1। पर सेकंड कंडीशन में उसको अपन ने डुबाया किसमें, किसी मीडियम में, तो उसको अपन लिख पाएंगे म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। सर आप थोड़ी हेल्प करते देखें। बिल्कुल। अब इसमें इससे पहले जो देखो बच्चों, फोकल लेंथ शुरुआत में दिया हुआ था कितना 0.2, हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे, और बाद में 0.5। यस, लेकिन कैसा है, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ को नेगेटिव लिख देंगे। पहले कौन सा लेंस था, पहले कॉन्वेक्स था क्या सर? पहले कॉन्वेक्स था, तो पॉजिटिव लिख देंगे 0.2। अब म्यू लेंस का 1.5 गिवन है, और यहाँ पर फिर से 1.5, एक ही अननोन है म्यू जो हमें ज्ञात करना है। ये म्यू किसका है, मीडियम का, ये ज्ञात करना है। तो अब इसके आगे सिर्फ कैलकुलेट, थोड़ा मैं हेल्प कर दूं आपकी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन है, देखो यहाँ पर प्लस में है पॉइंट, ऐसा लिख दें -5/2 इक्वल्स टू 0.5 को 1/2 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1.5 बाय म्यू -1। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको उठाकर इधर ले आएंगे। बिल्कुल 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू एम -1 इक्वल्स टू -1/5। तो 1.5 बाय म्यू एम, ये हो जाएगा 1 + 1/5, 1 - 1/5, इसको 4/5 लिख सकते हैं। अब हमें म्यू एम चाहिए, तो क्या लिख देंगे, 1.5 × 5/4 इक्वल्स टू म्यू एम। इसको 3/2 लिख देते हैं, 3/2, क्योंकि हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में ये आंसर्स दिए हुए हैं सारे ऑप्शंस में। तो क्या हो जाएगा 15/8। अब आंसर को चेक करेंगे, 15/8 सेकंड आंसर सेकंड में दिया है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सर बिल्कुल, ये आपका कुछ ना करें। देखो बच्चों, अब अगला क्या लिखा है, क्रोमेटिक एबरेशन ऑफ लेंस कैन बी करेक्टेड बाय। क्रोमेटिक एबरेशन है, इसका मतलब अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग है, जो पहले भी बताया जा चुका है। देखो एक रे आया, वाइट रे है, तो इसमें से वायलेट कलर जो है वो पहले आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का ये फोकल लेंथ वायलेट का है, ये रेड कलर के लिए, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में अंतर होता है। क्या लिखा है, क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ लेंस कैन बी करेक्टेड बाय। तो हमें एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या करेंगे, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले में लिखा है रिड्यूसिंग इट्स एपर्चर को कम करके ज्यादा कुछ खास फर्क आएगा नहीं। प्रॉपर पॉलिशिंग ऑफ 2 सरफेसेस, इससे भी नहीं होगा। सुटेबल कॉम्बिनेशन विद अनदर लेंस, जो हमने कहा था ना ω1/f1 + ω2/f2 = 0। अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो 2 लेंस से हम लोग एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, मतलब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग डिफरेंट सुटेबल कर्वेचर, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। यानी सर इसमें हाँ थोड़ा सा केस साफ करना है इसको। जैसे एक तो होता है क्रोमेटिक एब्रेशन जो लेंस का, हाँ, और एक होता है अपने मिरर में स्फेरिकल एब्रेशन होता है उसका, जिसके लिए हम लोग पैराबोलिक यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये उसमें क्या एक फायदा होता है, जिसमें पर बनाते हैं जो अपने माइक्रोस्कोप बनाते हैं, हाँ, टेलीस्कोप बनाते हैं, तो टेलीस्कोप में उसका खासा अच्छा उसका उपयोग होता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, a candle placed 25 cm from a lens form an image on a screen image screen बन गई, इसमें रियल है, placed 75 cm on the other end of the lens। तो दूसरी तरफ अभी पर बना रहे थे इमेज, जो मैंने कहा था एक अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरी तरफ इमेज बन रही है। अगर उस व्यू को पूरा ढंग से आप सोचो, देखो अपने पास एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस था, अपन यहाँ रखे तो ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज सारी लेंस के अदर साइड बन सारी कैसी थी, आपकी रियल थी। और जैसे अपन एफ को क्रॉस करके आ रहे थे ऑप्टिक सेंटर तक, सारी इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ बनी थी, वो सब कैसी थी, आपकी वर्चुअल थी, तो सब इनलार्ज थी, बड़ी थी, एम उसका एक से बड़ा था। तो देखो ध्यान दो, क्योंकि जब तक आपको पिक्चर का पूरा व्यू पता नहीं होना तो क्वेश्चन करने मजा नहीं आता, फिर बिल्कुल मजा नहीं आता उसमें। क्वेश्चन
सही होता है गलत होता है पता होता है नहीं, गलत हो गया तो ठीक है, सही हुआ तो ठीक है, बस ऐसा ही होता है। तो ध्यान दें, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ए कैंडल प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए स्क्रीन। इमेज कहां बन रही है? स्क्रीन में बन रही है। प्लेस्ड 75 सेंटीमीटर ऑन द अदर एंड ऑफ द लेंस, द फोकल लेंथ एंड टाइप ऑफ द लेंस शुड बी। तो आपको फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है और लेंस का टाइप भी पता करना है। तो देखो अच्छा, ऐसे इसके ओनली कैलकुलेशन से पता करना पड़ेगा इसको। तो लेंस से दे रखा है अपने को और क्या बोलते हैं यू उसी और तरह दे रखा है। हाँ, तो देखो इसमें 1/f क्या होता है लेंस का? 1/f इज इक्वल टू लेंस माइनस तो 1/v माइनस 1/u। तो डायरेक्ट अपन इसकी बात करते हैं। लेंस का हमें मालूम नहीं है, मान लो ये लेंस है, कोई पता नहीं इस लेंस का कि लेंस मान लिया मैंने। अब ये कह रहा है कि लेंस से 25 सेंटीमीटर पे, लेंस से कोई इससे 25 सेंटीमीटर पे आपने रखा है ऑब्जेक्ट, तो रे आपकी इस तरफ इंसिडेंट होगी, तो इसका जो u है वो तो आपका कैसा हो गया? माइनस का 25। उसके बाद जो इसकी इमेज बन रही है वो क्या कह रही है? इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लस 25 ऑन द अदर एंड ऑफ द लेंस। वो इमेज बन रही है इस साइड में, इसका मतलब वो तो प्लस हो गया। तो ये आप इसको कैसे करेंगे सर? 1/v तो हो गया 1/ प्लस का 75, क्योंकि v तो प्लस आएगी, और माइनस का कितना? 1/-25, यानी ये हो गया आपके पास 1/75 प्लस 1/25। इसको मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से कर दूं डिवाइड, तो एलसीएम कितना? 75 आ गया। 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो ये हो गया आपके पास 4/75। तो कुल मिलाकर के हमको इसको f मिल गई, वो कैसी मिल गई? प्लस की मिल गई। तो प्लस की 75/4। तो फोकस लेंथ का f प्लस आना मतलब लेंस हो गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 18.75। तो आंसर कौन सा गया इसका? फर्स्ट गया, बिल्कुल ठीक है। बढ़िया सर, आगे हां सर। नेक्स्ट देखें। The focal length of a convex lens is 10 cm and its refractive index is 1.5, यानी कांच से बना हुआ है और इसकी आपको दे रखी है फोकस लेंथ 10 cm। If the radius of curvature of one surface is 7.5 cm, the radius of curvature of the second surface will be। तो इसका मतलब दो सरफेस है वो आपकी सेम नेचर की नहीं है, उनकी रेडियस आपकी डिफरेंट हैं। कोई इशू नहीं है। आपको f दे रखा है, आपको म्यू दे रखा है और r1 दे रखा है, r2 हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है जी। तो लेंस का फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर का भी सारे से जुड़ जाता है। तो उत्तर लेंस दे रखा है तो f तो आपकी प्लस की है, तो हम इसको लिखते हैं प्लस का 10, तो 1/10 इज इक्वल टू ये आपका 1.5 माइनस 1 यानी 0.5, तो 1/2। अच्छा, उसके बाद देखें तो लेंस हमारे पास कौन सा है? ये उत्तल लेंस है। लेंस आप इसको ऐसे बनाएंगे तो इसकी ये सरफेस फर्स्ट है, इसको अपन मानते हैं सेकंड। फर्स्ट की रेडियस आपकी कैसी? इस तरफ, तो प्लस की मैं लेता हूं, तो 1/r1 कितना दे रखा है आपने सर? 7.5 सेंटीमीटर। तो 1/ ये सारा सब सीजीएस में ही है, तो आप इसको सेंटीमीटर में पुट कर सकते हो, और माइनस का 1/r। अब इसको सिर्फ हमको सॉल्व करना है। अगर इसको मैं यहां कर दूं कैंसिल, तो कितना हो गया? 5। तो अब अगर मैं इस 1/r2 को लेता हूं इस तरफ, तो माइनस से प्लस हो गया क्या सर? तो ये हो गया देखो 1/r2 इज इक्वल टू 1/7.5 माइनस 1/5, 1/7.5 माइनस का 1/5 आ गया। अब इसमें इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व इसको अपन ऐसे करें क्या कि 58 इसको मैं पढ़ ले लेते हैं। तो ये 10/75 इसको 2/15 एक मिनट से इसको अगर मान लो मैं ये अपने पास है 75, इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 2/15 आ जाएगा। तो यानी मैं जैसे ये सोच रहा था, इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड करता हूं
तो कितना हो गया ये 75 हो गया क्या? 75 हो गया 10 माइनस 5 यस, तो -5/75 -5/75 माइनस साइन तो सिर्फ वो साइन कन्वेंशन के बिल्कुल, अकॉर्डिंग आ रहा है और ये 1/15 तो 1/15 आया 1/r2 यानी r2 का मॉड अगर हम लोग लें प्लस में 15 15 आ गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा 15 सेकंड। यानी देखो उसका नेचर आया ना, इसके r2 इस साइड में आएगी तो वो तो नेगेटिव आएगा, पर आपको तो ओनली इसकी रेडियस ही बतानी थी, तो आप क्या करेंगे इसका मोड ले लेंगे जैसे कि सर ने बताया आपको अभी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, an object has image thrice of its original size when kept at 8 centimeter and 16 centimeter from a convex lens. Focal length of the lens is, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब वस्तु को लेंस से 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो वस्तु का इमेज मूल आकार का 3 गुना बनता है। एक वास्तविक एक आभासी होगा। बिल्कुल, तो दो इसके अपन ले लेंगे, दो इसके m आ जाएंगे और तो दोनों एक के प्लस और एक चाहिए। बिल्कुल। तो सर थोड़ी सी कर दे आप, पहले इसमें क्या करना चाह रहे हैं? देखो बच्चों, ये इसमें क्या लिखा है, जो इमेज है कॉन्वेक्स लेंस के पास रखा है। एक मिनट सर, जरा मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ सर। तो यहाँ देखो लेंस कैसा उत्तल है, हाँ लेंस उत्तल है, तो अभी हमने जब इसकी इमेज बनाई थी तो ध्यान दें इसमें देखो एम, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी सी बात बताई नहीं थी, वैसे थोड़ा सा मैं उसको ऐड कर दूं फिर सर इसको सॉल्व कर देंगे। तो एक चीज और समझो, देखो आप पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि अगर हमको इमेज का व्यू पता नहीं है, हमको एम का पता ही नहीं कि एम कब प्लस का कब माइनस का है, तो फिर क्वेश्चन आप ढंग से नहीं कर पाओगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ और आपको सिखाने की। जैसे मान लो अपने पास ये है एक ये तो हो गया आपका कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मिरर, और ये हो चुका आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। लेंस। इस वाले में देखो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस लेंथ एफ, ये मान लो इसका अपन पोल ध्रुव कहते हैं पी, और ये इन्फिनिटी, तो यहाँ तो ओनली पोल और इन्फिनिटी दो ही पॉइंट है। यहाँ इस तरफ कोई एफ, इसका सी, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तो फिर भी होगा आपका, यहाँ तो फिर भी अपन कह पाएंगे इसका ये एफ भी होगा, इसका ये 2f भी होगा, और ये आपकी इन्फिनिटी की कंडीशन भी बनेगी, पर दोनों का इमेज का जो सेंस है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो जैसे अगर आप रखते हो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, इसको फिर यहाँ पास अपन लेके आएंगे, लेते रहेंगे, पर आपके पास तो पोजीशन तो दो ही रहेगी, या तो इन्फिनिटी या बिटवीन इन्फिनिटी और पोल। यहाँ पर एफ टू एफ तो नहीं कह पाएंगे, यहाँ पर भी इमेज का बिल्कुल सेंस सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा बिल्कुल। तो अगर आप जैसे मान लो किसी एक इमेज को फॉर्म करते हो, जैसे मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता हूँ, तो एक को बना के चेक कर लो, फिर अपने आप आपको मिल जाएगा। जैसे मैं इसकी इमेज बनाता हूँ, तो ये मान लो रे आती है कैसी, इसके पैरेलल, तो जो रे यहाँ से पैरेलल आ रही है, ये तो आपका कैसा कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कैसे मूव करेगी, वो इस एफ से जाती हुई अपने को फील होगी यूं, बात सही है। और जो रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट होगी यूं, वो इस पे नॉर्मली है, वो नॉर्मल के अलोंग है, वो तो अपने उसी पाथ को फॉलो करेगी। अब हमने बार बार कहा है कि ये जो हमारे पास रहेगी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, ये इमेज को फॉर्म करेगी। अगर मैं अपनी आई को इसके बीच में अरेंज करता हूं और ये जो रे आपकी आई में एंटर करे, उनको पीछे बढ़ाने पे जो फर्स्ट इसका कॉमन पॉइंट बनेगा, यहाँ इसकी इमेज बनेगी, ये आपकी इमेज बन गई। इमेज कहाँ बनती है, दर्पण के पीछे बन रही है, पीछे कोई रियल रे नहीं है, ये हमेशा कैसे बनेगी, आपकी आभासी इमेज बनेगी, पर छोटी इमेज आएंगी। इमेज कैसी छोटी है। अब ध्यान दो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ होता
तो ऑब्जेक्ट के यहां होने पे जो समांतर रे आती है वो तो ऐसे रहेगी, पर जो रे जा रही है इसमें सी की तरफ वो तो इससे पहले मिलेगी ना। जो रे इसमें सी की तरफ अपन लेंगे, मान लो सॉरी सी की तरफ तो रे बनेगी ऐसे। अब वो कहां इन आपस में इंटरसेक्ट करेगी उसके बेस पे आपको यूज करना है। तो जब मैं देखो यहाँ थोड़ा सा क्या कि हम इसको नजदीक होने के कारण समझ नहीं पाए, जैसे मान लो मैं इसको यहाँ मान लो, एक इसकी इमेज और समझना, अगर रे आती इसमें समांतर आ रही होगी, रे मान लो इस तरह से आ रही पैरेलल, ये रे आ रही है, तो वो तो एफ से जाते हुए निकलेगी, कोई फर्क नहीं है। पर जो सी की तरफ गिरेगी ना, सी की तरफ वो ऐसे निकलेगी। तो इसकी इमेज जहां पर भी रे आपकी निकल रही है उनको पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज आपकी यहां बनेगी। क्यों सर? थोड़ा और आगे फोकस की तरफ, जैसे पीछे जाएंगे वो फोकस की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी आप इस तरफ आ रहे हो तो वो पोल की तरफ जाएगा। तो पोल की तरफ, यानी इसका जो सेंस बनता है जैसे सेम टू सेम यहाँ बनता है। तो इसमें जैसे इमेज को आप करेंगे तो इमेज जैसे अगर आप रखें इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट आपका इमेज बनता है कहां पर, एफ पर, और बहुत छोटा सा। तो आप जैसे इससे पास आएंगे तो इमेज आपकी यहां से बढ़ती चली जाएगी। अब बात अपनी पकड़ में आ गई। जब मैं ऑब्जेक्ट को लेके आता हूं इन्फिनिटी से कहां पे, पोल तक, तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे होने पे इमेज कहां बनेगी आपकी, एफ पर। कैसी है, डायमेंशनिस्ट है, बहुत छोटी है, पर कैसी है आपकी, वर्चुअल है, आभासी है, सीधी है, छोटी है। और जैसे अपन ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आएंगे तो इमेज आपकी क्या करेगी, वो एफ से पोल की तरफ ट्रांसफर होगी, उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर इन सारी इमेजेस के लिए आप देखो एम जो है कैसा, पहली बात तो प्लस का है और एक से छोटा है। आप इसके जस्ट पास लेके आएंगे तो एक हो जाएगा, बाकी नॉर्मली कैसा हमेशा एक से छोटा होता। पर ये फिक्स है कि इन सब केसेस में कभी भी एम का वैल्यू आपका एक से बड़ा पॉसिबल नहीं है, और माइनस नहीं है, माइनस भी नहीं है। तो यहां देखो इस वाले केस में, क्योंकि वहां जब अपन क्वेश्चन को कैच करेंगे ना, उस क्वेश्चन को कैच करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको पहले पता होगा, ये पता करना पड़ेगा कि लेंस कौन सा है नहीं है। तो यहाँ अगर लेंस हमारे पास, सॉरी अगर हमारे पास ये मिरर किस प्रकार का है, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसकी सारी रियल ऑब्जेक्ट की सारी इमेज कैसी है, वर्चुअल है, छोटी है, एम का वैल्यू पता लग गया। तो यहाँ कभी भी इसका एम पहली बात तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है और एक से बड़ा पॉसिबल नहीं है। पर हमने इससे पहले पढ़ा था कौन सा, कॉनकेव मिरर, वहां हमारे पास एम प्लस का भी था, माइनस का भी था, छोटा भी था, बड़ा भी था, सब का था, और इमेज भी दोनों तरह की थी, रियल भी थी और वर्चुअल भी थी। इसलिए वहां उस वाले केस में, उत्तर लेंस वाले में एम प्लस का भी हो सकता था, माइनस का भी हो सकता था, पर इस वाले में एम दोनों प्लस माइनस संभव नहीं है। जैसा कि अभी हम जब उस क्वेश्चन में आए थे, और यहाँ वाले की बात करोगे तो यहाँ पर भी देखो, इसको यूं अपन इमेज को ऑब्जेक्ट पर पास लेके आएंगे तो इमेज आपकी यहाँ से छोटी पहले यहाँ बनेगी, फिर इसका साइज है इस प्रकार से बढ़ना शुरू होते होते आपका बन जाएगा। इसमें इमेज शायद इस तरफ शिफ्ट होगी, जस्ट सेम नेचर में। तो ये दोनों का अगर व्यू आपको पता लग जाएगा तो फिर देखो उस क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प कर दो, बाद आंसर आपको सॉल्व करवा देता हूं। यहाँ कह रहा है कि जब एक वस्तु को उत्तल लेंस से 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो वस्तु का इमेज इसके मूल आकार का कितना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है। इसका मतलब उसका मैग्निफिकेशन जो है ना एम, वो हमारे पास क्या 3 है। अब 3 प्लस का है कि माइनस का, वो लिखा नहीं है, ध्यान से करना, ये लिखा ही नहीं, पता ही नहीं हमको कि एम इसका प्लस का है या माइनस का, खुद को पता करना पड़ेगा। पर लेंस कैसा आपका, उत्तल है। उत्तल होने पे हमने दोनों बातें बताई थी आपको कि इमेज जो पीछे बनी थी कौन सी, एफ और ओ के बीच में लाने पर सारी इमेज कैसी बनी थी, उनका प्लस का 3 आ जाएगा। और जब अपन लेते हैं आप पहले वाले पोर्शन में तो उसका माइनस में भी आपका पॉसिबल है। तो यहाँ एम दोनों पॉसिबल है, प्लस का भी और माइनस का भी है। तो सारा प्लस माइनस खेल ना पूरा पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब सर आप बच्चों को बता दीजिए। तो देखो बच्चों, इसमें ये लिखा है कि मैग्निफिकेशन तो 3 टाइम्स है। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग यहाँ कहीं मान लेते हैं फोकल लेंथ है इस पॉइंट पर। अगर आप यहाँ पे रखते हो तब भी मैग्निफिकेशन +3 पॉसिबल है। अगर यहाँ 2f और f के बीच में रखें तब भी मैग्निफिकेशन जो है -3 पॉसिबल है। यानी दोनों स्थिति में अगर ये दूरी को आप 8 सेंटीमीटर ले लो, ये वाला डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों ही कंडीशन में जो इमेज का साइज है वो 3 गुना है, तो फोकल लेंथ जो होगा वो 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के बीच में ही होगा। बिल्कुल।
तो इसमें अपने को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अपने जो स्टडी है, जो पढ़ा आपने थ्योरी, उसी के बेस पे इसका आंसर आप दे सकते हो। तो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। देखो, ए थिन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज ऑप्टिकल पावर ऑफ -5 D in air. Its optical power in a liquid medium with refractive index 1.6 will be. तो ये तो हम बार-बार कर चुके हैं शायद, तो इसमें तो ज्यादा कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। P पावर है कितना आपका 1/f, तो इसकी आवश्यकता है नहीं। इज इक्वल टू कितना हो गया सर, म्यू -1, और म्यू भी कौन सा आपका, लेंस बाय म्यू मीडियम, और ये आपका कांच से बना हुआ है। तो देखो इसमें अपन लिखते हैं इसका 1/r1 माइनस का 1/r2। तो ए थिन ग्लास refractive index 1.5 has optical power of -5 D in air. Its optical power in a liquid medium with refractive index 1.6 will be. यानी आपको तो उसमें रेशो ही तो करना पड़ेगा सर अब। हाँ। बिल्कुल जैसे अभी अपन ने पीछे एक क्या था क्वेश्चन, सिमिलर उसी तरह से हो गया। अभी तो आपका कांस्टेंट हो गया, इसको आप करें कांस्टेंट, तो P1 P2 के रूप में देख लें सर, या बच्चे कर लेंगे इसको, क्या कर लेंगे कैलकुलेशन, तो बस इक्वेशन लिख देंगे ओनली इसमें। हाँ बिल्कुल, जैसे P आपका प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ओनली क्या, म्यू -1। तो अगर इसको ऊपर लिखें P डेस बाय P, P डेस बाय P इज इक्वल टू, तो क्या लिखूंगा मैं इसका म्यू डेस माइनस का 1 अपॉन कितना, म्यू -1। तो यहाँ तो आप क्या लिखेंगे, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, और ये आपका म्यू लेंस -1। बाकी वैल्यू आपको दे रखी है, उनको पुट कर देंगे तो आप आराम से, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन किया था, हो जाएगा ये। तो बढ़ते आगे देखो, ये कुछ एक अच्छा सा प्रश्न देखो लग रहा है। फिगर गिवन बिलो shows a beam of light converging, ये सिर्फ एक बीम ऑफ लाइट है, कन्वर्जिंग बीम लाइट है। अभी ये आपका एक सिंपल कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, लेंस है, मिरर है, मालूम नहीं है। तो फिगर गिवन बिलो shows a beam of light converging at point P, ये पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही है। अगर यहाँ पे कोई ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होती तो ये कहाँ मिलती, इस पॉइंट मिलती। तो अब मान लो कोई हमारे पास एक मिरर या लेंस है, उससे ये रे कहाँ मिलती है नहीं है, तो ये एक्चुअली है क्या, इंसिडेंट रे है। तो एक तो ध्यान दें आपकी, इंसिडेंट रे का कॉमन पॉइंट एक होता है आपका रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड का कॉमन पॉइंट। तो इंसिडेंट का जो रियल पॉइंट, जो आपका कॉमन पॉइंट होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की नेचर को बताता है, और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड होती है वो हमेशा इमेज को बताता है। अगर ये रियल में मिल रही है तो रियल आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन सा हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये इसके ऊपर मानते हैं यहाँ पर, तो देखो ये हमारे पास u आ गया, और ये इससे अपन u तो कौन सा आ गया, u इज इक्वल टू प्लस का 12 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको और अपन पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, कि निम्न चित्र में बिंदु P की ओर आप विशेष प्रकाश पुंज दिखाया गया है, जब 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ओके, तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, अभी अवतल लेंस ले लिया भाई, और अवतल लेंस की फोकस लेंथ होती है नेगेटिव, तो f इज इक्वल टू माइनस का 16 सेंटीमीटर। लेंस की प्रकाश पुंज के मार्ग बिंदु O पर इस प्रकार रख दिया जाए कि OP लेंस की अक्ष हो जाए, OP इसकी अक्ष हो जाए, OP इसकी अक्ष हो जाए, तो पुंज लेंस से अक्ष दूरी पर अभिसरित होता है, तो अक्ष का मान क्या होगा। लेंस अगर नहीं होता था तब तो 12 सेंटीमीटर पे कन्वर्ट हो रही थी, अब लेंस को अपन लगा देंगे तो कहाँ होगी, ये तो डाइवर्स करता है शायद, तो और कहीं दूर होगा। तो यहाँ तो चलो ऑप्शन 12 से तो कम, 12 से बड़े हो गए, इसलिए 12 से, मान लो 12 से एक ही बड़ा ऑप्शन होता तो फिर बिना कैलकुलेशन के भी ठीक कर देते, तो अपना काम चल जाता। अगर होता ना 12, 4, 8 और 48 होता तो हम 48 को ठोक देते, तो हमारा आंसर हो जाता। पर यहाँ तो अपने कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई बात नहीं। देखो हमारे पास u है, हमारे पास f है, v हमको फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन f। जिसमें आपको v निकालनी, इसको अपन यहाँ ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 1 अपॉन u। तो u f और u प्लस f, यानी v हमारे पास क्या हो जाएगा, u इंटू f अपॉन u प्लस f। अब केवल इसकी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, तो u सर हमारे पास कितना था, प्लस का 12, तो प्लस का 12 है इंटू माइनस का 16, और ये आपका प्लस का 12 है, और प्लस तो माइनस का हो गया 16, तो ये आपके पास आया माइनस का 4, -4 से उसको अपन, तो माइनस का 4 माइनस कैंसिल हो गया, प्लस तो 4, 12 इंटू 4 कितना 48, तो इसका आंसर हो गया 4th।
48 सेंटीमीटर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए, बिल्कुल शानदार प्रॉब्लम है। तो ये तो हमने अभी डिस्कस काफी बार कर लिया है। दो पतले लेंस है जिनकी फोकस दूरियां f1 f2 है, संपर्क में रखे गए हैं, तो उसकी फोकस लेंथ 1/f = 1/f1 + 1/f2। आपका एलसीएम f1 f2 आ गया, उल्टा पुल्टा कर दो, इसका आंसर आपका सेकंड आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। देखो ये सर आपका क्वेश्चन आ गया, देखो वापस इसमें तो फार्मूला ही पूछ रहा है बच्चों। हाँ, फार्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर तो क्या होता है, μv - μr डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। हम लोग ओमेगा को ऐसे लिखते हैं। बिल्कुल, हमने इसको बच्चों को सिखाया भी आपने पूरा। हाँ, डेल्टा v माइनस डेल्टा r बाय डेल्टा y। और ये हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तो म्यू v माइनस म्यू r बाय म्यू y माइनस 1। क्योंकि डेल्टा को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू माइनस 1। अगर v है तो म्यू v माइनस 1 इंटू a आएगा, इसमें फिर a आएगा, a तो कैंसिल हो जाएगा सॉल्व करके ऐसा। बिल्कुल, तो ये एक तरह से एवरेज कलर जो होता है ना येलो, उसका होता है, बाकी ये आपका वॉयलेट और रेड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्रकाश की प्रकीर्णन यानी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो उसमें सही कथन का अपने को चयन करना है। तो रिले स्कैटरिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ स्काई। बिल्कुल ठीक है। तो और फिर कह रहा है इसमें रिले स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ व्हेन द साइज ऑफ द स्कैटर इज मच लेस देन दिस। बिल्कुल भी ठीक है। तो इसमें स्कैटर जो है उसको λ⁴ के इनवर्स से प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों याद रखना होता है, बच्चे कर लेते हैं। बादलों में जल की बूंदें होती हैं तो सभी लैम्डा को समान रूप से स्कैटर करती हैं, अतः प्राय सफेद दिखते हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो सारे ठीक हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं। बिल्कुल, ये बच्चों याद ही करना भी। और इसमें अभी हमने डिस्कस किया था जो इंटेंसिटी जो होती है वो तो कितनी होती है सर, I = 1/λ⁴। तो इससे अपन देखें तो हमारे पास हमको तो लैम्डा का पूछेगा रेशियो, तो लैम्डा को हम क्या कर दें, लैम्डा हो गया आपका प्रोपोर्शनल टू 1/I⁴ ऐसा कुछ है क्या। तो देखो भाई इसमें हम लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है इसकी लैम्डा की, तो लैम्डा 1/λ2 = हो गया I2/I1। इसकी पावर कितनी 1/4। तो आपको दे रखी इसमें इंटेंसिटी रेशियो 1/4, तो 4/1 इसका है कितना 1/4 √2/1। बिल्कुल, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 की पावर कितनी 1/2 की पावर 2/1 और इसकी पावर है कितनी 1/4। ये पावर इस पर भी है इस पर भी, तो ये कट गया, इसमें कितना आ गया 1/2 आ गया। 2 की पावर 1/2/1 का तो पावर 1 ही होता है इसका। इसका मतलब आपको मिला इसमें कितना 2 की पावर 1/2/1, ये कितना √2 होता है, तो √2/1 ये इसका आंसर आपका आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर सेकंड। क्यों सर। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि गुरुनृत्य आपकी 43 जस्ट आपके सामने अब 44 और 45 दो इसके एपिसोड हो रहे हैं, बाकी हमने सारा आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं 45 का बहुत ही शानदार एक कलेक्शन आपके सामने आ रहा है, जिसमें से 43 आपको आज मिल रहा है। तो इसको एंजॉय करें, अच्छे से क्वेश्चन करें और समय जैसा भी चल रहा है उसको अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो भी अपने शुभचिंतक हैं उनके लिए शानदार बनाएं, अच्छा करें। और इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। ओके, थैंक यू। जय CLC। जय CLC। ओके।